पार्ट सेकंड और चैप्टर 3 11th केमिस्ट्री। तो मेरे लिए रिचर्ड फेरमैन बहुत ही स्पेशल इंसान है जिसने मुझे चीज़ सिखाई कि अगर हम कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो हमें उसको पढ़ाना चाहिए। तो मतलब रिचर्ड फेरमैन का एक इमेज मैंने लिया है पिन इंटरेस्ट से, तो पिन इंटरेस्ट से ही है ये। तो अगर मतलब आप कुछ इंस्पिरेशन मिल सके इन फिर ये बहुत बड़े फिजिसिस्ट हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट में बात कर लिया था कुछ कि कैसे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आया, कैसे न्यूलैंड से मेंडलीव गए, हम पहुंचे थे, फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया। तो पीरियोडिक टेबल में हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं एज ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो उसी से हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई है। तो जब हमने उसको देखा तो हम पर्टिकुलर सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अगर हम दिस दिस लिथियम, ये लिथियम फैमिली है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। इनको एल्कली मेटल्स भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स। तो एक पेन ले लेते हैं, थोड़ा लिखने में आसानी हो जाएगी। तो इनको हम एल्कली मेटल्स भी बोलते हैं। तो मैं इसको जस्ट एम बोल देता हूँ, एल्कली मेटल्स। याद रखना बच्चों, इनको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये अर्थ क्रस्ट पे मिलते हैं और ये बेसिक नेचर होता है इनके हाइड्रोक्साइड्स का, इसलिए इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी बोलते हैं। तो अगर हम लिथियम से स्टार्ट करें तो कॉन्फ़िगरेशन में 1s2 भी है। तो 1s2 2s1 करके कॉन्फ़िगरेशन होती है। बाकी में भी बाकी में सिर्फ n बढ़ता है। सपोज अगर हम लिथियम से सोडियम में जाएं तो 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 और लास्ट वाले में 7s1 रहता है। लेकिन फ्रेंशियम और आई थिंक रेडियो एक्टिव है, इसलिए शायद इसके बारे में बात हम नहीं करते हैं मोस्टली। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो वो क्या होगी? NS1। सेमी कॉन्सेप्ट अगर हम बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इट इज़ 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2। ठीक है। और इनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गई NS2। अब इस पूरे ब्लॉक को बोलते हैं एस ब्लॉक, क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो एस ऑर्बिटल में है। तो इसीलिए इसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ से स्टार्ट होता है? बोरान फैमिली से, बोरान से स्टार्ट होता है। और बोरान से स्टार्ट होता है तो बोरान की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 2p1। कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2s2 2p2। और इसी तरीके से इस वाली कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 3s2 3p1। तो ये p1 है, इसलिए और हर एक, इसलिए इसको बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेरियम, इट इज ए पी ब्लॉक, इट इज पी ब्लॉक एलिमेंट या पी ब्लॉक फैमिली है। कार्बन भी इसी तरीके से 2s2 2p2, 3s2 3p2, 4s2 4p2, 5s2 5p2, 6s2 6p2। नाइट्रोजन के लिए 2s2 2p3, ऑक्सीजन के लिए 2s2 2p4। तो बहुत इजी तरीके से लिख सकते हैं। जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो ns2 np2। इस वाले के लिए ns2 np1। सिमिलरली इस वाले के लिए ns2 np2, इस वाले के लिए ns2 np2, दूसरे वाले के लिए ns2 np3 और ns2 np4 और फ्लोरीन फैमिली के लिए ns2 np5। तो इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। रीजन बहुत सिंपल, क्योंकि मतलब अगर मेटल को इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी पड़ता है जाके इलेक्ट्रॉन गेन करना। इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब फ्लोर, इसलिए जो मेटल्स होते हैं मोस्टली कैटायंस में ही बनते हैं। ठीक है, कैटायंस ही बनते हैं। अभी तक मेरा ऐसा कोई इनकाउंटर हुआ नहीं है जिसमें मेटल नेगेटिव चार्जेस में हो। होता है लेकिन ठीक है, वो मेटल क्लस्टर्स होते हैं, उनमें कहीं कहीं पर मेटल नेगेटिव चार्जेस में आता है, लेकिन वो रिसर्च का टॉपिक है। यहाँ पर हम सिर्फ 11th बेस केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं या इन जनरल केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जो हेलोजेंस हैं, इनको हेलोजेंस भी बोलते हैं। इस फैमिली को हेलोजन बोलते हैं, इस फैमिली को चाल्कोजन बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली को चाल्कोजन बोलते हैं।
तो क्योंकि इसलिए हेलोजेंस जो होते हैं एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपनी वैलेंस शेल को कंप्लीट कर लेते हैं, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ठीक है, इसलिए एनायंस बनाते हैं। तो एनायंस और कैटायंस के बारे में अगर थोड़ा समझना है तो क्या होगा कि कैटायन अगर हम न्यूट्रल से कंपेयर करें तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है न्यूट्रल की कंपैरिजन में, और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है न्यूट्रल की कंपैरिजन में, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ये है अगर हम न्यूट्रल से कंपेयर करें, ठीक है। अब अगर हम पूछें कि ज़्यादा मतलब बड़ा कौन सा रहेगा, तो कैटायन जो होते हैं साइज में छोटे रहेंगे। साइज की बात कर रहे हैं तो साइज अभी मैं बता देता हूँ साइज कैसे मेजर करते हैं, उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो लेकिन हाँ, कैटायन जो होंगे साइज में छोटे रहेंगे उससे अपने कॉरस्पॉन्डिंग मेटल से, आनायन साइज में बड़े रहेंगे अपने कॉरस्पॉन्डिंग न्यूट्रल सिस्टम से, न्यूट्रल एटम से। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक में कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशंस आती हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसी तरीके से लिथियम, जिरकोनियम, नाइबोयम, मोलिब्डेनम, टेक्टियम, रुथेनियम, रोहेडियम, प्लेडियम, सिल्वर, कैडमियम। ये जो सीरीज होती है ये एक्टेराइड सीरीज होती है जो हम आगे देखेंगे, इसलिए यहाँ पे खाली है, ठीक है। तो हाफेनियम, टाइटेनियम, टंगस्टन, रेहेनियम, ऑस्मियम, इरेडियम, प्लेटिनियम, गोल्ड एंड मर्क्यूरी। तो अब इनकी कॉन्फ़िगरेशंस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड तो है, इसीलिए मैंने इसको सेपरेट तरीके से मैं तुमको समझाऊंगा। तो अगर हम जस्ट इस वाली कॉन्फ़िगरेशन की बात करें उसी तरीके से बाकी वाला आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हाँ मैं इसका समझा दूंगा क्योंकि मुझे लगता है इसका समझाना थोड़ा सा आसान रहेगा। आसान तो नहीं, ठीक है, लेकिन काम चल जाएगा। तो स्कैंडियम कॉन्फ़िगरेशन में एटॉमिक नंबर 21 है, तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे बन जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s1। तो फाइनल क्या है 3d1 4s2, यानी 21 से अगर हम स्टार्ट हो रहा है स्कैंडियम तो फाइनल जो कॉन्फ़िगरेशन है 3d 1s कॉन्फ़िगरेशन है 3d1 4s2। और क्योंकि 4s 3d से पहले भर जाता है अकॉर्डिंग टू n+l रूल, जो मैं बता चुका हूँ सेकेंड चैप्टर में, जिसका n+l रूल छोटा रहता है वो पहले भरता है, और अगर हम 4s के लिए निकालें तो 4 आएगा, और अगर 3d के लिए निकालें तो 5 आएगा, क्योंकि 4 3 से 5 से छोटा है, इसीलिए जो हमारा s ऑर्बिटल है पहले भर जाता है। तो अगर हम नेक्स्ट भरेंगे तो 3d2 होना चाहिए। टाइटेनियम के लिए क्या होनी चाहिए वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन 3d2 4s2। वेनेडियम के लिए 3d3 4s2। क्रोमियम के लिए 3d4 4s2 होनी चाहिए थी, लेकिन यहीं पर इस कॉन्फ़िगरेशन की कमाल हो जाता है क्योंकि क्रोमियम जो है वो D5 3d5 और 4s1 में यूज करता है। रीजन कि हाफ फिल्ड D5 कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल रहती है D4 कॉन्फ़िगरेशन से, इसीलिए क्रोमियम के बहुत ही अनमोलिश प्रॉपर्टीज होती हैं, मेंशन है बहुत सारी, तो वो आप पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। तो ये चीज़ समझ लेना कि क्रोमियम जो है, क्रोमियम को एक और तरीके से याद कर सकते हैं कि ये अबाउ प्रिंसिपल को वॉयलेट भी कर रहा है। इन जनरल अगर अबाउ प्रिंसिपल से देखा जाता तो 4s2 पहले भरता, लेकिन इसने वॉयलेट करा क्योंकि हाफ फुल कंप्लीशन थी इसमें। सिमिलरली जब हम आगे बढ़ते हैं तो वापस वही बिहेवियर हमको दिखना स्टार्ट होगा 3d5 4s2 3d6। नेक्स्ट जो अनमोलिटी आती है वो कॉपर एक बेसिस में आती है, कॉपर भी 3d10 4s1, और रीजन वही है कि हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन ज़्यादा स्टेबल होती है, या फुली हाफ फील्ड और फुली फील्ड कन्फिग्रेशन ज़्यादा स्टेबल होती है उनकी, अ, जो जिनमें पेयरिंग ना हो। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट लेकिन हम एटलीस्ट नाम तो जान सकते हैं। तो लेंथेनम, सीरियम, प्रेजोडियम, नियोडियम, प्रोमेथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोजियम, होल्मियम, एर्बियम, थैलियम, इट्रिबियम, लुटेटियम। तो ये अगर हम एक्टिनाइड्स में बात करें तो एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टियम, यूरेनियम, और यूरेनियम वेल नोन फ्यूल है, ठीक है। तो 1 ग्राम ऑफ आई थिंक यूरेनियम इज इक्वलेंट टू 1 टन ऑफ कार्बन, तो इतनी एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं 1 ग्राम यूरेनियम से। इसी बेसिस पे हमारे सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, इन्हीं की न्यूक्लियर एक्टिविटी, ठीक है।
न्यूक्लियर रिएक्शंस चाहता है ये, वो भी हमारा स्कोप में नहीं है, क्योंकि हम अभी जस्ट बेसिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर हमारा नेपटियम, प्लूटोनियम, अमेरिकम, सीरियम, बैक्टीरियम, कैलिफोर्नियम, माइनस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलियम, नोबिलियम, लोरेंसियम। ध्यान रखिएगा अभी हमारे पास में 118 एलिमेंट्स हैं टोटल, और 94 नेचुरली अकरिंग हैं। अगर हम एनसीईआरटी में ये चीज़ देखें, एनसीईआरटी में शायद जो पुरानी मैं पढ़ रहा था उसमें 114 दिखा रहा था टोटल एलिमेंट्स, और 92 दिखा रहा था नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, जो नेचर से मिले हैं अकरिंग एलिमेंट्स। तो प्लीज़ अगर आपका क्वेश्चन आ गया तो आपको 118 14 में लिखना पड़ेगा, ना कि 114 92। ध्यान रखना ये, प्लीज़ ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा। अब हम इनकी जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ है उनको मेजर करना, उनको या उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो चीज़ है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस कैसे मेजर करते हैं? दो दो एटम जो बिल्कुल क्लोज होंगे उन्हीं के बीच में उनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेके उसको हाफ कर देंगे। ठीक है, तो ये ग्रेफाइट सिस्टम है। अगर ग्रेफाइट मतलब जो हमारी पेंसिल में जो काला काला जिससे हम लिखते हैं उसको ग्रेफाइट बोलते हैं। तो दो एटम्स इसमें बहुत क्लोज रहेंगे इस तरीके से, वैसे तो लेयर है पूरी, उन दोनों के बीच के सेंटर का डिस्टेंस लेके हाफ कर देंगे, तो इट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। जनरली मेजर किस में होते हैं? एंगस्ट्रॉम में। पिकोमीटर्स में भी कर सकते हैं, नैनोमीटर्स में भी कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्डली शायद एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। हाँ, अब थोड़ा एटॉमिक रेडियस के बारे में थोड़ा डीप जाते हैं। देखो, कोई भी रेडियस जो है, रेडियस कैसे नपती है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस अगर हमने हाफ कर दिया, सपोज मैं पीछे जाके कर करूँ, तो इसका मतलब ये है कि हाफ करने के बाद में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम करते हैं। और हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि एटॉमिक रेडियस न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के बीच तक का, जो अंदर जो हमारा न्यूक्लियस है उससे इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस है। और वो भी इलेक्ट्रॉन हमें एग्जैक्टली नहीं पता है, उसका बाउंड्री सरफेस डायग्राम से उसकी जो जहाँ पर भी नोड होगा या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, वहाँ पर हम उसके बेसिस पे निकालते हैं। तो टेक्निक्स होती हैं एक्सआरए, बहुत सारी जगहों पे एक्सआरए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं डिस्टेंस निकालने के लिए। कुछ मॉडर्न स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स भी है जिसमें रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल करके भी आप डिस्टेंस निकालते हैं, एटॉमिक रेडियस निकालते हैं। तो देखिए अब इसमें तीन चीजें काम करेंगी। तीन चीजें हैं, क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहला है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है कि इस पे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन या न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है इसके पॉजिटिव चार्ज की वजह से। इलेक्ट्रॉन और इसका नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, ये दोनों अट्रैक्टेड हैं, और यही इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो ठीक है, तो इसीलिए इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। तो तो इसको बोल सकते हैं कि जो ये कोर इलेक्ट्रॉन जो हैं, मतलब ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके अलावा जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले या जो भी हैं, ये इसके कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इसके बीच में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन रहेगा, इन दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन रहेगा। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन टर्म को बोलते हैं शील्डिंग। यानी पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का जो बोलेंगे, उसके बीच में जो अट्रैक्शन है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। और उसको जो नॉन बोलेंगे, जो नॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या कोर इलेक्ट्रॉन है, जो इनके बीच वाले इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के अलावा बीच वाले इलेक्ट्रॉन है, उनको बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अंदर घुसने से। ठीक है, अ, इसके बाद में एक और चीज होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। वाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन? क्योंकि हमेशा हर बार ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन बस सिंगल ही रहेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिंगल नहीं होगा। कुछ केसेस में ऐसा भी रहेगा कि अ, या फिर अगर वैसा भी नहीं रहेगा तो अ, फिर भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का अपना एक रिपल्शन है, तो वो भी रहेगा। तो शील्डिंग जो होती है हमेशा आउटर मोस्ट या को नॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से हो सकती है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वैलेंस की वजह से भी हो सकता है, कोर की वजह से भी हो सकता है। तो थोड़ा समझना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ठीक है, अ, ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन सिर्फ एक ही चीज की वजह से होना चाहिए कि दो इलेक्ट्रॉन जो है अगर सेम ऑर्बिट में है तो वो एक दूसरे को दूर रखने की कोशिश करेंगे। इसको बोलते हैं पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये स्पिन इंटरेक्शंस की वजह से होता है।
लेकिन इसको हम रिपल्शन भी बोल सकते हैं, स्पिन रिपल्शन भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी बोल सकते हैं, वो भी एक कॉन्सेप्ट है। तो आगे बढ़ते हैं। सपोज अगर हम मेटल की बात कर रहे हैं, एटॉमिक रेडियस कहाँ पर हम मेजर करते हैं इसको, एक अ, वैसे तो हम नॉर्मल एटम्स के लिए भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली उन जगहों पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर एलिमेंट सिंगल एटम की तरह मिल जाए। ठीक है, तो उस केसेस में एटॉमिक रेडियस की बात की जाती है। हीलियम नियॉन आर्गन के केसेस में मेरे हिसाब से वंडरवॉल रेडियस की बात की जाती है, वो अभी नहीं बताऊंगा, मैं नेक्स्ट कुछ बताऊंगा। तो मेटेलिक रेडियस कहाँ पर है, जहाँ पर मेटल बॉन्ड्स हैं, मेटल बॉन्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी अपन हम दो मेटल्स का जो एटम्स हैं उनको क्लोज क्लोज मान लेंगे। ये मैंने एक फिगर अपनी सॉफ्टवेयर से जनरेट की है। तो ये एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, इतना गैप नहीं होता है, बिल्कुल करीब करीब होते हैं, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका हाफ ले लेंगे तो हमारा वो मेटेलिक रेडियस बताएगा। और ध्यान रखेगा कि मेटेलिक थ्योरी एक होती है, थ्योरी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। और तो मेटल बॉन्ड को हम एज ए सी इलेक्ट्रॉन थ्योरी बोलते हैं, कि न्यूक्लियस जो है या फिर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो हैं वो एक फिक्स जगह पर है, जिसके अंदर मतलब इलेक्ट्रॉन जो एक समुद्र की तरह है। तो ये अपने आप में बहुत फैसिनेटिंग थ्योरी है। हम कभी अगर मुझे इसमें लगेगा कि कुछ वीडियोस बनाई चाहिए, आई थिंक मैंने बनाया था वीडियो, बट वो हायर लेवल के लिए है, बट फिर भी हम बात करेंगे कभी कभी ना कभी। तो लेकिन मेटलिक रेडियस इसके बोलते हैं। इसके बाद आती है आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस कैसी होती है कि देखिए, अगर हमने NaCl की बात करी, तो NaCl जो होता है ना, वो NaCl नहीं होता है, वो Na+Cl- रहता है। तो Na+Cl- जो रहता है, तो सोडियम प्लस का जो साइज होता है वो Cl से थोड़ा ज़्यादा होता है, जहाँ तक मुझे याद है। तो इस केसेस में आयनिक रेडियस की बात की जाती है, क्योंकि हम अब बोलेंगे कि इसको Na की रेडियस नहीं बोल सकते, इसको Na+ की रेडियस बोलेंगे। तो इस बार जो डिस्टेंस निकलेगा, अगर मैं इसको Na+ मान लूँ, तो ये डिस्टेंस आएगा Na+ का, ना कि सिर्फ Na का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से पूरा शिफ्ट होकर क्लोरीन पे शिफ्ट हो गया। और इसी तरीके से जो हमारा क्लोरीन का भी इसी तरीके से आएगा। तो ये हमारा आयनिक रेडियस हो गया। अब हम थोड़ा ट्रेंड देख लेते हैं कि अ, भाई हमारा ट्रेंड क्या होता है। सपोज अगर मैं लिथियम फैमिली की बात करूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम भी होता है लेकिन वो रेडियो एक्टिव होता है तो हम नहीं बात करते हैं। तो हम जाते हैं डाउन द ग्रुप, ये एनसीईआरटी से फिर वो लिए टेबल, तो मतलब मेरा कोई क्लेम नहीं है इसमें, लेकिन मुझे डाटा के लिए उसको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो अगर मैं नीचे जाता हूँ तो देखो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, रीजन इसको वापस हम जाके देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एन बढ़ रहा है। एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो पहला रीजन एटॉमिक रेडियस बढ़ने का होता है एन। लेकिन जैसे जैसे एन बढ़ता है तो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते हैं, और ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते हैं और प्रोटॉन्स भी बढ़ते हैं। तो दो चीजें और बढ़ेंगी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का अट्रैक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का अट्रैक्शन बढ़ेगा जो न्यूक्लियस से रिलेटेड है, तो ये साइज बढ़ाएगा, इसकी वजह से साइज बढ़ेगा। लेकिन हमें थोड़ी जगह चाहिए, तो जगह के लिए हमें वापस नहीं जाना चाहिए। हाँ, तो एन बढ़ता है, एन इंक्रीजेस। ठीक है, क्योंकि अब साइज बढ़ा है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का अट्रैक्शन भी बढ़ेगा जो न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये साइज घटाएगा। सब साइज की बात की जा रही है। ठीक है, एक बढ़ा रहा है एक घटा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी तो बढ़ेगा भाई। कोर जो नॉन पार्टिसिपेटिंग, मतलब जिससे हम डिस्टेंस नहीं में जिनको हम बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, उनका उनका रिपल्शन भी, तो ये भी साइज बढ़ाएगा। रिपल्शन रिपल्शन मतलब उनको दूर फेंकेगा, क्योंकि यहाँ पे दो इफेक्ट जो हैं वो साइज बढ़ा रहे हैं, इसीलिए ओवरऑल साइज बढ़ता है। तो इसको हमने, मैंने बताया था इस टर्म को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बताया था, इसको शील्डिंग बताया था। ठीक है, तो तीन चीजें बढ़ती हैं। पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर शील्डिंग, शील्डिंग कम करते, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज बढ़ाएगा, शील्डिंग कम करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो साइज बढ़ाने की कोशिश करेगा। ठीक है,
मुझे ढंग से याद आ रहा है थोड़ा सा। ठीक है, तो ओके, तो हम वापस जाते हैं। हाँ, तो सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो था वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था, ये शील्डिंग था, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटाने की कोशिश करेगा, शील्डिंग बढ़ाने की कोशिश करेगा, इसीलिए हमारा डाउन द साइज बढ़ रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम थोड़ी इसमें है। प्रॉब्लम क्या है, अगर आप 152 से 186 जाते हैं तो अराउंड कितना बड़ा, अराउंड 30 का जंप है। 186 से 231 गए तो जंप है अराउंड, मेरे हिसाब से 45 का, 45 का। लेकिन जब हम यहाँ से जा रहे हैं तो सिर्फ 13 का जंप है, और इसके बाद में शायद अप्रोक्सीमेटली 20 का लगा लो, 20 22 या 24 का जितने का जंप है। ये जंप कंटिन्यूस नहीं है, मतलब अगर भाई 30 बढ़ रहा तो 30 ही बढ़ना चाहिए था, मतलब यहाँ से 30 होता तो यहाँ से भी 30 बढ़ता, अगर 20 होता तो 20 होता। तो ये कंटिन्यूस क्यों नहीं है, ये इन्हीं तीन चीजों की वजह से कंटिन्यूस नहीं है। पहला जो है साइज बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने की वजह से उसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ रहा है, तो वो साइज को कम करने की कोशिश कर रहा है, और शील्डिंग जो है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो इन तीनों का कंबाइन इफेक्ट इतना मतलब इन तीनों का कंबाइन इफेक्ट आप सिर्फ देख कर नहीं बता सकते हो, आपको नंबर्स थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अगर नंबर्स का आपको आइडिया नहीं है कैसे बढ़ा है, तो कुछ लोग क्वेश्चंस पूछ लेंगे कि भाई लिथियम से सोडियम तक तो बहुत अच्छे से बढ़ा, सोडियम से पोटेशियम तक बहुत अच्छे बढ़ा, लेकिन पोटेशियम और मीडियम तक इतना क्यों नहीं? तो इसका रीजन जस्ट ये है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में जो इंक्रीज है वो ज्यादा है शील्डिंग से। बस एक सिंपल सा रीजन, ऑल्दो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है, लेकिन जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में जो इंक्रीज है वो शील्डिंग से ज्यादा है। इसलिए क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्टिल चाहता है कि वो बढ़े, तो वो उतना ज्यादा नहीं बढ़ पा रहा है। सेम चीज अगर हम फ्लोरीन फैमिली के बारे में बात करेंगे तो हम देखेंगे कि सेम ही तरह का इफेक्ट आ रहा है, लेकिन एंड में आकर वो उतना नहीं बढ़ रहा है। तो तीन हमारे पास इसमें रहेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट। जब हम इसे बोलते हैं हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, क्या है डाउन द ग्रुप, ठीक है, ये ग्रुप के नीचे जा रहे हैं। अब अगर हम पीरियड के अक्रॉस जाएं तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो रहा है, यहाँ पर इस इफेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं इसके लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन, इनके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N2 है। तो भैया एक इफेक्ट तो काम नहीं करने वाला है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज अ कांस्टेंट नंबर ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से जो इंक्रीज मिलने वाला था वो नहीं मिलने वाला है अक्रॉस द पीरियड, इसलिए P तो कांस्टेंट हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या N कांस्टेंट हो गया। अब इन दोनों के बीच में इंटरप्ले होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, भाई लिथियम का कितना होता है 3, बेरिलियम का 4, एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा एक प्रोटॉन भी बढ़ेगा, लेकिन इस बार कहानी ये होगी, अगर हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव चार्ज ज्यादा बढ़ता है शील्डिंग से, इसी वजह से अक्रॉस द पीरियड साइज कम हो जाता है, कम होता चला जाता है। देखिए 152 हुआ, 112 हुआ। तो पहले वाले केसेस में जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे थे तो हमारे पास तीन फैक्टर थे, यहाँ पे एक फैक्टर जो हमारा पहला फैक्टर था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो कांस्टेंट हो गया, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शील्डिंग फैक्टर ज्यादा हो गया, इसलिए ऐसा डिक्रीज इन द साइज महसूस होता है या मिलता है, एक्सपेरिमेंटली मेजर होता है। अगर हम सेम चीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए देखें तो सेम ही चीज हो रही है, साइज घट रहा है, लेकिन आयरन के पास जाकर देखिए बहुत अनइवन सा है, 132 हुआ 125 हो गया यार, 125 फिर 137 हो गया, फिर 124 हो गया। देखिए इसका मैं एग्जांपल बता चुका हूँ, D5 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर पेपर में ये आ गया कि एटॉमिक रेडियस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट या स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम की तरह करें, तो आपको ऑर्डर का आइडिया होना जरूरी, बिल्कुल मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इतना याद होना चाहिए कि क्या है। तो ये मैं एक स्टैंडर्ड जगह से उठा के लेके आया हूँ, ठीक है। वो मतलब मेरे को वैल्यूज के लिए जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वैल्यूज की टर्म्स में हम बात कर सकते हैं, ऐसे नहीं बोल सकते हवा हवा में कि
देखो, आपको बेवकूफ बनाने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, शील्डिंग घट गया, तो कोई प्रॉपर रीजन नहीं होता इस चीज का। रीजन यही होता, देखो रीजन वही है जो वो बता रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जस्टिफाई तुमको कर नहीं पाएगा कि सर आप क्या बातें कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो हमें नंबर्स का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, इसमें नंबर्स का गेम है। जिसको जितना ज्यादा नंबर्स पे पकड़ रहेगी उतना इजिली वो बता पाएगा। तो ध्यान रखना कि क्रोमियम, मैं बोलूँ तो अगर मैं इसको, अगर मुझे इसको रखना हो, क्रोमियम कोबाल्ट निकल जो है ऑलमोस्ट सेम साइज के होते हैं एटॉमिक नंबर्स में। और ये आयरन अगर साइज की बात करें तो वेनेडियम के जस्ट पीछे, इन दोनों, इन तीनों के पीछे आएगा, इन तीनों के पीछे आएगा। उसके बाद कहीं और मैं बोल सकता हूँ कि क्रोमियम सबसे ही पीछे चला जाएगा, क्रोमियम नहीं, आयरन सबसे पीछे चला जाएगा साइज के मामले में। तो ये थोड़ा सा अनोमोलिटी है। इनको हम क्वेश्चंस में ही याद कर सकते हैं, वैसे तो याद करना, मतलब इतना नंबर्स याद करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो ये मैं तुमको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो लोग जेई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनको ये चीज़ पता होनी ही चाहिए कि कैसे वेरी करेगा। सेम चीज़ अगर आप नीचे वाले पीरियड के अक्रॉस आएंगे तो भी आप देखेंगे कि कुछ इसी तरीके कुछ हुआ है। तो ऑर्डर याद करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट वही है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है, और इन कंपैरिजन टू शील्डिंग इफेक्ट, इसीलिए ये अनमोलिटी आती है साइजेस में। तो थोड़ा कोशिश करिएगा इसको याद करने की, तो आपके लिए आसानी रहेगी। और अगर ऐसे क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं तो ये एटॉमिक रेडियसेस की बात हो रही है, ध्यान रखना कोई भी आयनिक रेडियसेस की बात अभी तक की नहीं गई है। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो होता है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है कि हम किसी भी एटम मेटल को जस्ट उसको गैसेस स्टेट में ध्यान रखना, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो भी उसकी एनर्जी होगी उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको? आयनाइजेशन एनर्जी। इसका ट्रेंड हम देखेंगे। इसका ट्रेंड क्या होता है कि ये, यानी कैटायन प्रोड्यूस करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। डिपेंड करेगा किसी के आउटर मोस्ट में, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आती है, कभी कभी दो भी आ सकती है, वैसे तो 10 भी आ सकती हैं, इलेक्ट्रॉन ही तो निकाल रहे हो ना। लेकिन लिथियम के केसेस में फर्स्ट आयनाइजेशन भी इंपॉर्टेंट होती है, सेकंड आयनाइजेशन भी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। इसी तरीके से बेरिलियम केसेस में थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का कोई मतलब नहीं है। ये इतनी ज्यादा है कि तुम याद ही नहीं कर पाओगे, तो इसको हम डिलीट करते हैं। अभी यहीं पे आपके सामने डिलीट किया तो कहीं से पढ़ना नहीं। अगेन आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि अब इसमें क्योंकि साइज बढ़ रहा है, हमारा साइज बढ़ा है, तो इलेक्ट्रॉन दूर है, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा हमें कम एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी। देखिए, 519, 494, 418, तो एनर्जी कम होती चली गई। अब अगर ये कम होती चली गई, इसका रीजन वही है कि इलेक्ट्रॉन जो है डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, इसी वजह से उसका इनिशियल एनर्जी कम होती चली जाएगी। सेम चीज अगर आप बेरिलियम केसेस में देखोगे तो साइज घटता चला जाएगा। लेकिन अब थोड़ी ये कहानी इसमें, आपने अगर कुछ नोटिस किया होगा, नहीं किया होगा तो भी हम फिर भी तो आपको नोटिस तो हम करा के छोड़ेंगे। नोटिस क्या करना था इसमें, अगर हम इन कुछ एलिमेंट्स की बात करते हैं, रेडियम को भी ले आए, तो आयनेशन एनर्जी थोड़ा सा ना बढ़ गई है। आप देखिए, 376 से यहाँ 5 बढ़ गई है, कम होनी चाहिए थी, 350 के अराउंड होनी चाहिए थी। इसी तरीके से अगर ये 500 होती तो 450 के अराउंड या 470 के अराउंड होनी चाहिए थी। लेकिन एंड के दो पेयर्स में ये बिहेवियर आ गया है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऐसे बढ़े कि नंबर ऑफ जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड की जो स्पीशीज था उसके लिए बहुत ज्यादा था, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से या शील्डिंग इफेक्ट से। ये अनमोलिटी इसी बेसिस पे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से साइज श्रिंक कर गया इसके कंपैरिजन में, इसीलिए इससे थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी। सेम चीज यहाँ पर भी हुई है कि थोड़ा एनर्जी ज्यादा देना पड़ गया। और कमाल की बात इसमें यह होती है कि बेरिलियम केसेस में ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जीज में भी दिखाई देता है। देखिए, घट रहा था, लेकिन लास्ट वाले के लिए ऑर्डर जो थोड़ा सा ऊपर हो गया। तो ऑर्डर आप खुद बनाएंगे कि ऑर्डर क्या रहेगा। याद करने का तरीका आपको खुद का होगा कि कैसे याद करना है। देखो, लोग आपको पागल बना सकते हैं 50 चीजें बोल के कि सर ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन रीजंस बेकार में किसी को पैसे देकर, आ, आजकल यूट्यूब का जमाना है, मेरा वीडियो नहीं देखोगे तो किसी और का देख लोगे, बात सारी वही आने वाली है। ठीक है। और मतलब मैं
पढ़ाने में थोड़ा मेरा बोल सकते हो पैशन टाइप है, पढ़ाना मेरा, पढ़ना और पढ़ाना मेरा पैशन है। तो मैं पूरी पूरी कोशिश करता हूँ कि जितना मेरे को आता है उतना मैं शेयर कर सकूँ। अब अगर हम अक्रॉस द पीरियड बात करें, अक्रॉस द पीरियड बोलेंगे तो ध्यान रखिए कि हम ऊपर से बात कर रहे हैं। अब आयनेशन एनर्जी घट नहीं सकती, अब आयनेशन एनर्जी बढ़ेगी। और यहाँ पर भी अनमोलिटी आ सकती है, क्योंकि हमने पिछले कुछ उसमें देखा था कि साइज रेगुलर ट्रेंड नहीं फॉलो कर रहा है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर आप यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के एटॉमिक साइजेस हों, एटॉमिक रेडियस हो, आयनेशन एनर्जी हो, उनको याद करना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा। देखिए, स्कैंडियम से टाइटेनियम गए, बढ़ गया, घटना चाहिए था, साइज कम हुआ है लेकिन बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया। तो हम देख पा रहे हैं कि कितना ही अजीब सा ट्रेंड है। ठीक है, हम या ये एक्चुअली में बढ़ना ही चाहिए था, लेकिन कम हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। 632 से 661 बहुत ईजी है, क्योंकि बढ़ना चाहिए था, स्कैंडियम से टाइटेनियम में बढ़ना चाहिए था कि साइज कम हुआ, घट गया। क्यों घट गया? अब आप बोलेंगे कि क्यों घट गया? घटना उसी का ही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है शील्डिंग से। रीजन बस यही आने वाला है, 50 चीजें पढ़ लेना, एक ही रीजन आने वाला है। ठीक है, और कुछ जो ज्यादा चीता बनेगा ये कॉन्फ़िगरेशन भी बीच में ले आएगा। ठीक है, लेकिन कहानी वही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन 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 शील्डिंग से, इसलिए बढ़ गया या घट गया। ठीक है, तो इसको भूलना नहीं है, इनको याद करना है, इस ऑर्डर को एटलीस्ट जितना हो सके याद करना है। इसी तरीके से पिछले वाले ऑर्डर्स में ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको याद करने हैं। ठीक है, इन्हीं दो, इनके एटॉमिक रेडियसेस को याद करना है, तो कॉन्सेप्ट वाइज यही सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके बाद में स्कैंडियम टाइटेन स्कैंडियम, इन सब की कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ध्यान रखिए कि स्कैंडियम की +3 होती है, क्योंकि इसका 3d14s2 होता है, तो ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन लूज करने की कोशिश करता है। सबसे ज्यादा इस पूरे ग्रुप में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं मैंगनीज की होती हैं। सॉरी, मैंगनीज बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो प्लीज इसको पढ़ना। मैंगनीज कंपाउंड आप 12th में पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो ये इतना टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि मैं अगर कहीं पर भी ये लिखा हुआ आ गया कि कौन से डी ब्लॉक एलिमेंट अगर स्कैंडियम टाइटेनियम वेरिडियम क्लोरीन मैग्नीशियम आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक है, तो किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा मिलने वाले हैं, तो वो मैग्नीज रहेगा, उसके बाद आयरन। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी बता दिया। अब हम नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है तो बाय डिफॉल्ट हैलोजेंस की सबसे ज्यादा रहेगी, क्योंकि हैलोजेंस का जो साइज है सबसे छोटा है। बड़े साइज में इलेक्ट्रॉन ऐड करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, छोटे साइज में इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान रहेगा। ये वैसा ही है कि बड़े, मतलब अगर हम सोडियम बोलेंगे तो सोडियम का आउटर इलेक्ट्रॉन निकालना आसान रहेगा, ना कि सोडियम में इलेक्ट्रॉन डालना, कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से सेम, और उसके साइज की वजह से, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन नहीं, कॉन्फ़िगरेशंस और साइज दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेंगे। हैलोजेंस में साइज तो छोटा है ही, साइज तो है ही, लेकिन उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इस तरीके का है कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहते हैं। हर बार इनका, इसका 2p5 होता है, मैंने बताया था, इसका 3p5 होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही गेन करेंगे ये 2p6 में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर ये मतलब 2p5 में है तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करते ही फ्लोरीन जो है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करते ही F- बन जाएगा। तो एक तो साइज छोटा, ऊपर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दोनों इसको फेवर करते हैं। इसलिए इन जो हेलोजन फैमिली है बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है, और इसलिए इसको नॉन मेटल्स फैमिली में ये आते हैं। नॉन मेटल, ये मेटल्स नहीं होते, नॉन मेटलिक सब्सटेंस है। ठीक है, तो इसीलिए अब आप देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इस तरह डाउन द ग्रुप घटेगी, क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम होती चली जाएगी। इलेक्ट्रॉन जितना मतलब एटम का साइज जितना छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि भाई हाँ, अब एक सिंपल सी बात है कि मतलब पहला तो साइज ही हो गया। साइज का इससे क्या रिलेशन है कि इलेक्ट्रॉन जितना
जितना छोटा एटम रहेगा इलेक्ट्रॉन उतना पास रहेगा न्यूक्लियस के, तो इजिली ऐड कर सकते हो। सेम ही चीज अगर बड़ा साइज का एटम है और उसका इलेक्ट्रॉन दूर है न्यूक्लियस से, तो इतना इजिली उसको निकाल भी सकते हो। तो इसलिए क्योंकि मेटल में साइज बड़ा होता है तो इजिली निकल जाता है, नॉन मेटल्स का साइज छोटा होता है इसलिए इजिली ऐड कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे तरीके से ये चीज समझ सकते हैं। नेक्स्ट चीज है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी बात करेंगे, मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे, तो देखिए यहाँ पे थोड़ी अनमोलिटी है। अनमोलिटी का साइज वो रीजन वही है, घटना चाहिए था क्योंकि साइज बढ़ रहा है, लेकिन पोटेशियम और रुबिडियम का ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। अगेन वही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और साइज में उतना इंप्रूवमेंट आता नहीं है। जनरली मेजर कैसे करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, ये शायद मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताऊं तब बता देता हूं। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है कि अगर हमने क्या बोलेंगे, एक उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो जितनी भी एनर्जी हमको उसको गैसेस स्टेट गैसेस स्टेट में ध्यान रखिए, अगर हमने उसको ऐसे लिख देते ज़्यादा अच्छा ही रहेगा क्योंकि हेलोजन्स हमारे Cl2F2 उसमें बन होते हैं। तो अगर हम इसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे तो जितनी भी एनर्जी अपने को चाहिए उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंथैल्पी टर्म अभी आई नहीं है, वो आई थिंक सिक्स चैप्टर में जब थर्मोडायनेमिक्स की बात की जाएगी। एंथैल्पी को इस समय आप मान लीजिए एनर्जी है, जस्ट इस समय मान लीजिए एनर्जी है, और ये कांस्टेंट प्रेशर पे एनर्जी है, इतना भी आप कर लीजिए कि एंथैल्पी एनर्जी एट ए कांस्टेंट प्रेशर, बस इतना जान लीजिए। ठीक है, होना क्या चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप कम हो जानी चाहिए थी, मतलब डाउन द ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये कम होती है, क्योंकि भाई जैसे जैसे हम मतलब हम इलेक्ट्रॉन को जब हम पास में रहता है तो उसको इजिली ऐड कर सकते हैं, इसलिए ज़्यादा एनर्जी मतलब हमें ज़्यादा एनर्जी नहीं उतना देना पड़ता है। तो इलेक्ट्रॉन मतलब रिपल्शंस की बात है कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन साइज छोटा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। ठीक है, साइज जितना बड़ा होता चला जाएगा उतनी एनर्जी हमें देने की कोशिश करेगी, उतना कम हमें मतलब उसका इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन कम हो जाएंगे तो हमें उतनी कम एनर्जी देनी पड़ेगी। अनमोलिटी कहाँ पर आती है कि होना ये चाहिए था कि फ्लोरीन जो है ना, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से कम होना चाहिए था, लेकिन क्लोरीन का ज्यादा होता है। ये इसका आंसर आता है इसी कन्फिग्रेशन में। इसकी कन्फिग्रेशन है 2p5, इसकी कन्फिग्रेशन है 3p5। क्या है कि अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करना है तो इसका साइज इतना छोटा है, इसमें ऐड करना है तो साइज थोड़ा बड़ा है, तो इजिली अकोमोडेट करेगा। अब प्रॉब्लम ये आती है कि कुछ जो एनर्जी जो इसमें रिलीज हो रही थी या जो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी, पार्ट ऑफ रिलीज जो एनर्जी है वो स्टेबलाइजेशन में इस्तेमाल हो जाती है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्चुअली क्या बोल सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज एनर्जी भी बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे जितनी एनर्जी उसको रिलीज होने वाली है वो उसकी ऐसे भी आप पढ़ सकते हो। तो गेन वाला टर्म आपको समझना पड़ेगा, और बहुत इजी तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज़्यादा होती है ना कि फ्लोरीन की। ये क्वेश्चन 50 बार आता है, मेरे को तो हर बार, मतलब 11th की जब केमिस्ट्री में पढ़ता था बड़ा कंफ्यूजिंग होता था, लेकिन फिर भी हम याद कर लेते थे, समझ लेते थे। रीज़न वही है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करेंगे तो जो भी एनर्जी आप गेन करेंगे, जो भी सिस्टम एनर्जी गेन करेगा उसी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, और क्लोरीन की ज़्यादा होती है कंपेयर टू फ्लोरीन। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो रहेगा सारे क्वेश्चन आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे। मेरे को नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट कुछ हैं इसमें एनसीईआरटी के थर्ड चैप्टर में। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी वो क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो रहेगी थर्ड चैप्टर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।